पूरे विश्व का अर्थतंत्र चरमराया हुआ है। इसके कई कारण हैं। मुद्रास्फीति, पलायन, रूस यूक्रेन विवाद, एक तरफा प्रतिबंध, आपूर्ति श्रृंखला में टूट, सेमीकंडक्टर चिप संकट, ऊर्जा संकट, बेरोजगारी और महामारी। वास्तविकता के धरातल पर इसके प्रतिफल भी दिखने लगे हैं। श्रीलंका बर्बाद हो गया, वैश्विक स्टॉक मार्केट में भगदड़ मची है। न बाजार है, न ग्राहक है, न उत्पादक है और न ही है कोई व्यापार। लोगों के खरीद, खर्च और बचत तीनों में गिरावट आई है। वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य असंतुलित सा दिख रहा है, जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका का बाहर निकलना, रूस का यूक्रेन के साथ फंसना और चीन के साथ व्यापार युद्ध आदि। पर आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि जब पूरे विश्व में आर्थिक रूप से हाहाकार मचा हुआ था, तब भी भारत का न सिर्फ आर्थिक तंत्र सुदृढ़ रहा, बल्कि देश विश्व के लिए तारणहार भी बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि कैसे वैश्विक हाहाकार के बीच भारत अपनी बुलंदियों की ओर अग्रसर हो चला है और भारत पर किसी भी तरह का कोई आर्थिक संकट नहीं है। दरअसल किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 5 स्तंभों पर टिकी होती है, जिसमें प्रथम है तेल और ऊर्जा आपूर्ति। 140 करोड़ लोगों का यह देश अपने तेल जरूरतों का 84% हिस्सा आयात करता है। इस साल तेल की खरीद $100 बिलियन पार करने की संभावना है। आप स्वयं सोचिए, हम अपनी अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार का कितना हिस्सा खाड़ी देशों को दे देते हैं। ऊपर से खाड़ी देश अपने हिसाब से कीमत बढ़ाते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं और हमें ब्लैकमेल भी करते हैं। तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक और ओपेक प्लस देशों से लगातार बढ़ती मांग और शेष मूल्य निर्धारण को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन अरबी राष्ट्रों ने मना कर दिया। 2021 तक हम उनसे अपनी जरूरतों का 52% तेल खरीदते थे। इसीलिए अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल छा गए। पर सरकार के साहसिक और समझदार प्रयास ने आपदा को अवसर में बदल दिया। सरकार ने पहले तेल को सब्सिडी मुक्त करते हुए विदेशी मुद्रा कोष को बचाया और फिर रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदकर पूरी बाजी पलट दी। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 में भारत के कच्चे तेल के आयात की औसत लागत पिछले साल के इसी महीने में $31 प्रति बैरल की तुलना में लगभग 72% गिरकर $19.9 प्रति बैरल हो गई। और इसके साथ ही रूस हमारा दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता भी बन गया। दूसरा सबसे बड़ा संकट जो हमारे सामने आया वो है प्रवासी मजदूरों का संकट। भारत के संदर्भ में कोविड-19 की पहली छवि वे प्रवासी मजदूर हैं जो सैकड़ों मील दूर अपने गांवों से वापस घर जा रहे थे। पर सरकार इस स्थिति से घबराई नहीं। संकट के समय सरकारी प्रतिक्रिया ने 20 ट्रिलियन रुपए के राजकोषीय प्रोत्साहन से नुकसान को कम किया। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक में निर्णायक विस्तारवादी मौद्रिक नीति भी लागू की। फिर भी बैंकों ने 3 ट्रिलियन रुपए की आपातकालीन गारंटीकृत क्रेडिट विंडो में से केवल 520 बिलियन रुपए का ही उपयोग किया। भारत के सशक्तिकरण का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बना स्टॉक मार्केट। महामारी आई और स्थिति चरमराई भी। कोरोना वायरस महामारी दुनिया के लगभग हर देशों में पहुंची। इसके प्रसार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और व्यवसायों को ध्वस्त करके रख दिया, क्योंकि वायरस के प्रसार से निपटने के लिए लॉकडाउन लगाना अनिवार्य था। लॉकडाउन लगा भी। भारत का कोविड-19 संकट अप्रत्याशित स्टॉक सेल ऑफ की स्थिति पैदा नहीं कर सका। यहां तक कि जब देश में 3 लाख से अधिक संक्रमणों और एक दिन में 4000 से अधिक मौतों की रिपोर्ट हो रही थी, तब भी भारत का बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स क्षेत्रीय साथियों के अनुरूप ही आगे बढ़ता रहा। उसके बाद नमो सरकार आत्मनिर्भरता के राह पर आगे बढ़ी। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के साथ बढ़े हुए निवेश ने देश के उपभोग पैटर्न को जिंदा रखा। इन पहलों के माध्यम से मोदी सरकार ने उत्पादकता की ओर देश की युवा आबादी को भी शामिल किया। यह उत्पादन इकाइयों को अधिक उत्पादन करने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए कोविड काल में भारत अपने दम पर खड़ा हो पाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से भारत की 80 करोड़ आबादी को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने पर भारी खर्च करने के बावजूद यह उग्र रवैया सामने आया, जिसके कारण स्थिति में इतनी तेजी से सुधार हुआ। और आखिरी किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे आर्थिक सशक्तिकरण का कारण बनी, वह है दवा कंपनियों और उनका मुनाफा। दुनिया भर की सरकारों ने कोविड-19 के टीके और उपचार के विकल्पों के लिए अरबों डॉलर देने का वादा किया। वैक्सीन के विकास में शामिल कुछ दवा कंपनियों के शेयरों में तेजी आई। मॉडर्ना, नोवावैक्स और एस्ट्राजेनेका में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, लेकिन फाइजर ने अपनी शेयरों की कीमत में गिरावट भी देखी। किंतु भारत ने इस मौके का क्या खूब फायदा उठाया।
भारत बायोटेक कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोरोना किट और अन्य फार्मा वस्तुओं का उत्पादन कर भारत न सिर्फ कमजोर देशों का तारणहार बना बल्कि इससे मुनाफा भी कमाया। नौकरी चाहने वालों के लिए कोरोना काल काफी कठिन समय था। बहुत से लोगों की नौकरी चली गई या उनकी आय में कटौती हुई। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी दर में काफी वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में बेरोजगार लोगों का अनुपात सालाना कुल 8.9 है, जो नौकरियों के विस्तार के एक दशक के अंत का संकेत भी है। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी की रिक्तियां 2019 के समान स्तर पर लौट गई, लेकिन वे फ्रांस, स्पेन, यूके और कई अन्य देश भी इस मामले में पिछड़ रहे हैं। पर भारत संकट से उबर चुका है। हाँ, हम यह नहीं कह सकते कि भारत में बेरोजगारी नहीं है, लेकिन अगर सापेक्ष रूप से अन्य देशों के साथ भारत की तुलना करें तो भारत ने स्थिति को अच्छे से संभाला है। हाल ही में नमो सरकार ने 10 लाख रिक्तियों को तुरंत भरने का निर्देश दिया। सेना में अग्निपथ कार्यक्रम शुरू हुआ, विदेशी निवेश बढ़ गया, व्यापार सुगमता भी बढ़ी, जिसके कारण भारत आर्थिक प्रलय के बहाव में भी मजबूती के साथ खड़ा रहा। तथ्य सामने है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि भारत आधुनिक दुनिया में एक अजेय शक्ति है। जैसे ही अन्य देश इसके साथ सहमत होंगे, वे आने वाले दशकों में हमारी आर्थिक ताकत से लाभ प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे।